नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण क्रियाएं लेकर के आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। साथियों, जो भी साथी भाई बहन मित्र मंडली नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके पहली बार महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें, बड़ा मज़ा आएगा। साथियों, शिक्षण क्रियाएं कितने तरह से होती हैं। एक शिक्षक शिक्षण कार्य को किस प्रकार से संपादित करता है। साथियों, इसके पहले मैं शिक्षण चरों के कार्य बताया था। शिक्षण की अवस्थाएं भी होती हैं। उन अवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए शिक्षक को क्रियाएं करना पड़ता है। तो पहले हम शिक्षण की अवस्थाओं को जानते हुए हम शिक्षण क्रियाओं के तरफ चलते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की अवस्थाएं साथियों, ये 3 बताई गई हैं। शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं। कोई भी शिक्षक जो है शिक्षण कार्य करता है तो 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। पहली शिक्षण की अवस्था है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरी है शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था। अंत प्रक्रिया अवस्था। और तीसरी है उत्तर क्रिया अवस्था। उत्तर क्रिया अवस्था। साथियों, ये शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें जो है 3 अवस्थाएं, शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। ये पूर्व क्रिया अवस्था जो है तैयारी की अवस्था होती है। इसमें शिक्षक शिक्षण कार्य किस प्रकार से करेगा, वह शिक्षण कार्य करने से पहले ही वो अपना जो आइटम तैयार करता है, व्यवस्थाएं तैयार करता है, वही शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था होती है। इसमें साथियों इसको योजना बनाने की अवस्था, नियोजन अवस्था इसको कहते हैं। इसमें जो है कि शिक्षक उन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देता है कि हमें अपनी पाठ्य वस्तु को कैसे पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कहाँ कहाँ पर जो है कि कठिनाई आ सकती है, कहाँ पर जो है कि बच्चे हमसे प्रश्न कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए वह क्या करता है, पढ़ाने से पहले जो तैयारी करता है पाठ्य वस्तु की, उस पर चिंतन मनन करता है। चिंतन मनन करने के दौरान अगर उसको और कोई जटिलता दिखती है तो वो अपने साथियों से उस पर परामर्श भी ले लेता है कि उसको शिक्षण कार्य करने में कोई दिक्कत न आए। साथियों, दूसरी शिक्षण की अवस्था है अंत प्रक्रिया अवस्था। ये अंत प्रक्रिया अवस्था जो है शिक्षक को कक्षा कक्ष में एंट्री करने से लेकर के जब तक वह पढ़ाता है तब तक के उसके द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था में होती है। वह कक्षा में एंट्री करता है तो पहले कक्षा के आकार को देखता है,
उसकी अनुभूति करता है। इसके बाद ये देखता है कि कहाँ कहाँ पे जो है कि मेरे स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं जो जिनसे मुझे जो है कि कक्षा में पढ़ाने के टाइम जो है कि सहयोग मिल सकता है। इसका ध्यान देते हुए अपनी पाठ्य वस्तु को कहाँ से शुरू करता है? पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना प्रश्न पूछते हुए अपना प्रकरण तक पहुंचता है और प्रकरण के बाद जो है पाठ्य वस्तु का प्रारंभ कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। साथियों, उत्तर क्रिया अवस्था में मूल्यांकन कार्य किया जाता है। मूल्यांकन कार्य उद्देश्य पर निर्भर होता है। इसमें शिक्षक इस बात का पता लगाता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो पाठ्य वस्तु बालकों को कितना समझ में आया और कितना समझ में आना चाहिए, उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन हुआ कि नहीं, अगर परिवर्तन हुआ तो कितना परिवर्तन हुआ, इस बात की जो है इसमें जांच करता है। तो साथियों, ये तो आपके शिक्षण की अवस्थाएं रही। इन्हीं के आधार पर जो है शिक्षण की क्रियाएं जो है संपन्न की जाती हैं। तो शिक्षण की क्रियाएं जो है कि इन्हीं के आधार पर होती हैं। तो पूर्व क्रिया अवस्था में जो शिक्षण क्रिया होती है, पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं आपने पूर्व शिक्षण की पूर्व अवस्था को आपने देखा सुना। अब यहाँ पे शिक्षण के एक शिक्षक के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, तो शिक्षण के पूर्व जो क्रिया अवस्था होती है उसमें शिक्षण क्रियाएं वो अपनी जो तैयारी करता है उसको किस प्रकार से क्या क्या उसमें आइटम जो है अपना तैयार करता है, इसके संबंध में जो है कि हम चर्चा करते हैं। तो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में जो है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, इसको अवस्था कर लिया जाए तो सही है। पूर्व अवस्था में शिक्षण ये भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण के पूर्व जो क्रिया उसको करना होता है वो उसमें जो है शिक्षण क्रियाएं कैसे करता है इस पे जो है हम फोकस करते हैं। तो साथियों, इसमें जो है शिक्षक क्या करता है, इसके जो बिंदु है इस पर हम आपको इस पर ध्यान आकर्षित करेंगे। इसको हटा ही देते हैं, फिर बाद में इस पे चर्चा होगा। इसमें भी तीन प्रकार की क्रियाएं हैं शिक्षण के पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। दूसरा जो है कि अंत अवस्था में जो है अंत प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं और उत्तर क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। तो पहला जो पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं होती है किस प्रकार से होती है, इसमें क्या क्या करता है। तो साथियों, एक शिक्षक शिक्षण कार्य करने से पहले वह कौन कौन सी क्रियाएं करता है, क्या क्या व्यवस्थाएं करता है जिससे कि उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर बन सके और बालकों को अधिकतम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इसमें पहले क्या करता है, उद्देश्यों का जो है कि निर्माण, उद्देश्यों का निर्माण व निर्धारण। इस पर अभी फोकस करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या करता है, पाठ्य वस्तु का चुनाव करता है। पाठ्य वस्तु का चुनाव करता है। तीसरे में क्या करता है, शिक्षण शैली, शिक्षण शैली के विषय में वो अपनी व्यवस्था करता है।
चौथे ऑप्शन में साथियों है शिक्षण की व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय। शिक्षण की व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है साथियों, निर्णय। इसके बाद जो है शिक्षण युक्तियों का चुनाव। शिक्षण युक्तियों का चुनाव करता है। अब आइए इसको समझते हैं। शिक्षण कार्य करने से पहले जो नियोजन अवस्था होती है जिसमें प्लानिंग करता है, उसमें जो शिक्षक की क्रियाएं होती हैं उद्देश्य का निर्माण और निर्धारण करता है। शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है भाई? शिक्षक का शिक्षण कार्य में अपनी कक्षा में क्या उद्देश्य होता है? सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसको अधिकतम ज्ञान का बोध कराना। ये जो है उद्देश्यों के निर्माण और निर्धारण में आएगा। कई उद्देश्य दो तरह से होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। एक सामान्य उद्देश्य होता है कि विशिष्ट उद्देश्य होता है।